हेलो एवरीवन, रजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो वैकेंसी निकली है उसमें एक आपका सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे, ठीक है, प्राइमरी स्तर मतलब 1 to 5 की बात की जा रही है। कौन सी भाषा में पढ़ाना बेहतर होगा, तो मातृभाषा जो उनके घर में चलता है, या आप नॉर्मल बोले तो हिंदी भाषा में। तो इससे क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, आगे चलकर नौकरी मिलने में संभावना बढ़ जाती है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बच्चों की जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा होती है वो उनके मातृभाषा में पढ़ाने पर, मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चों की लाइफ में क्या परिवर्तन होगा उसके लिए पूछा गया। तो क्या आप बताइए, आत्मविश्वास बढ़ता है? कहीं ना कहीं बढ़ता है बोल सकते हो, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें से जो आपको बेहतर सबसे अच्छा आंसर लगेगा उसको लेना पड़ेगा। तो बच्चों की बुद्धि में तेजी आती है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, आगे चलकर बच्चों को नौकरी मिलने की संभावना है। बच्चे किसी भी लैंग्वेज में अगर पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको अपनी मातृभाषा में पढ़ना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। बच्चे जिस वातावरण से होते हैं उसी में अगर उनको पढ़ाया जाए, जो उसको फैमिलियर है जिस भाषा से, उसी में अगर उनको पढ़ाया जाए तो उनकी पढ़ाई कैसी होती है, तो स्वाभाविक वातावरण में होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। स्व अध्ययन मतलब स्वयं अध्ययन। इसमें देखते हैं, उपयुक्त स्थान, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, छात्रों से बिल्कुल बात ना करना। अगर ये क्या बोला जा रहा है, आदत का विकास करना, स्व अध्ययन का आदत का विकास करने के लिए छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। अगर आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। अगर एक टीचर है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उस बीच में उसको बोल रहा है बच्चों को कि आप पढ़िए, बच्चों को पढ़ने के लिए बोल दिया गया और टीचर स्वयं बैठकर अपने मोबाइल को देख रहा है, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? बच्चा क्या करेगा, टीचर्स के ऊपर पूरा फोकस करेगा, टीचर को देखने लगेगा। पर उसी समय टीचर अगर बोले बच्चों को कि आप लोग पढ़िए, और स्वयं एक जो बुक उसके सामने है उसमें अगर वो पढ़ने लगता है, तो क्या स्थिति होगी, बच्चों के सामने पढ़ने से बच्चा खुद पढ़ने लगता है। तो स्व अध्ययन क्या होता है, तो छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, तभी बच्चा आपके सामने पढ़ेगा। ये चीज़ें घर में भी अप्लाई होती है। छोटे बच्चे के सामने अगर पेरेंट्स पढ़ने लगते हैं कुछ चीज़ें तो बच्चा पढ़ता है, अगर फ़ोन वगैरह चलाने लगते हैं तो बच्चा क्या करता है, फ़ोन पर ही फोकस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब इसमें देखिए, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार, तो आंसर क्या होगा इसका, प्राथमिक शिक्षा। बच्चों को जो 1 to 5 की क्लास होती है, जो शिक्षा होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी समय बच्चे का बेस क्लियर होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, आपके शिक्षा आयोग के द्वारा भी इस पर फोकस किया गया है, प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के चरित्र का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? सहयोग की भावना, आज्ञाकारिता, सत्य बोलना, उत्तरदायित्व की भावना। तो देखिए, बच्चों के ये सभी गुण होने चाहिए, छात्र के जो चरित्र में होते हैं इनमें से सभी गुण होने चाहिए। पर आपसे क्या पूछा कि इनमें से प्रमुख कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तरदायित्व की भावना। बच्चे को जो उत्तरदायित्व दिया जाए, जो जिम्मेदारी दी जाए, उसकी भावना, उसको एहसास होना चाहिए कि ये काम मुझे करने को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की दिशा, सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। विकास का सिद्धांत, बहुत सारे विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, मैंने क्लास में भी कराया है इसके बारे में, जो हमारे यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें देखिए, सिर से पैर की दिशा में, पैर से सिर की दिशा में, संपूर्ण शरीर में, समान रूप से, या अनिश्चित। तो जो विकास की दिशा होती है, ये तो फिलहाल आप देखे होंगे निरंतर चलती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पर यहाँ पे दिशा की बात किया गया, तो विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर की दिशा में होती है। मतलब बच्चे का जो ग्रोथ होता है या विकास होगा वो कहाँ से होता है, तो सिर से पैर। इसी को क्या बोला जाता है, तो सिरोमुखी
विकास। ठीक है, क्या होता है? सिरोमुखी विकास, मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है। बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तब भी क्या होता है? बच्चे का पहले सिर ही बनता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे का हाथ पैर बाकी बनते हैं। तो कैसा विकास होता है? तो सिर से पैर की दिशा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम। ठीक है, विकास की अवस्थाओं का सही क्रम पूछा गया तो देखिए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था है ये आपका। ठीक है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे जो आपके बालक के विकास की अवस्था बोला जाए तो मुख्य रूप से बालक के विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं, मुख्यतः 4 होती हैं। इनमें से 4 सबसे क्या है? अवस्था का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है? तो इसका आंसर है बी। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, फिर बच्चे की किशोरावस्था आती है और फिर नेक्स्ट क्या आता है? प्रौढ़ावस्था आती है। ठीक है, ये शैशव अवस्था क्या होती है? तो बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे शैशव अवस्था बोला जाता है। ठीक है, फिर 6 से 12 वर्ष तक का जो समय होता है उसे क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था बोला जाता है। 12 से 18 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? इस समय को किशोरावस्था बोलते हैं। और 18 से लेकर आपका अंतिम, जब तक नॉर्मल आप बोलें कि बच्चे का बुजुर्ग अवस्था तक बोला जाए तो 18 से लेकर प्रौढ़ावस्था चलती रहती है। मुख्यतः आप बोलेंगे तो 18 से 60 साल तक प्रौढ़ावस्था होती है, उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है। पर यहाँ पे हम 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले शैशव, बाल्य, किशोरा और प्रौढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, बच्चों में जो विकास होता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, यह अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है, यह हमेशा एक जैसी होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? तो अविरल है, क्रमिक है और सतत है। मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे में विकास की क्रम जो है वो घट, हो सकता है कि इसमें तेज़ी और कमी हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो रुक जाती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है। ठीक है, निरंतर चलती है। किन्होंने कहा है ये चीज़ें? तो आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं, स्किनर, उनके अनुसार है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने कहा कि विकास की प्रक्रिया कैसी है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो क्या होता है आपका, कभी नहीं रुकती यह प्रक्रिया। ऐसा इन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया अचानक से, मतलब आपके या बच्चे के शरीर में अचानक से क्या होगा, किसी प्रकार की कोई शक्ति का परिवर्तन नहीं होता, वो धीरे धीरे होता रहता है। जैसे कि आप देखिए, बच्चा पहली क्लास में पढ़ा, मान लीजिए बच्चा 5th क्लास में है, तो डायरेक्ट वो 10th क्लास में पहुंच जाएगा क्या? नहीं होगा, वो 10th क्लास के लायक ही नहीं है, बच्चे में वो विकास ही नहीं हो पाया। बच्चा 5th के बाद 6th ही पढ़ेगा। ठीक है, तो विकास क्या है? धीरे धीरे चलती है पर निरंतर चलती रहती है बच्चे में विकास। आज ही हमारा कल बोला जाए कि एग्ज़ाम है, आपकी वैकेंसी आई शिक्षक भर्ती की, एग्ज़ाम देना है। आप सोचोगे कि मैं एक दिन ही बस पढ़ूंगा और एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका क्या होगा, जब आप धीरे धीरे पढ़ लोगे तब आप उस चीज़ में आपका विकास हो जाएगा और आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो कैसी प्रक्रिया है? तो ये निरंतर चलती है, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मना करने पर भी आग को छू लेता है क्योंकि वह उद्दंड है, वह जिज्ञासु होता है, आग उसे आकृष्ट करती है, वह जिद्दी होता है। तो देखिएगा कि बच्चे लोग क्या होते हैं कि आप जिस चीज़ को मना करोगे वो वही काम करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? ऐसा कि क्या वो उद्दंड होते हैं? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, क्या वो जिद्दी होते हैं? उनमें एक जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं कि अगर उन्हें मना किया जा रहा है तो वो क्यों मना किया जा रहा है। इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज़ को मना करने पर भी वो उसको छूने की, उसको देखने की कोशिश करते हैं। किस वजह से? तो जिज्ञासु प्रवृत्ति की। उनको लगता है कि क्यों मना कर रहे हैं आपको छूने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास और वृद्धि का क्या अर्थ है? ठीक है, मोटा होना, लंबा तगड़ा होना, कोई रोग नहीं होना, बाह्य और आंतरिक विकास होना। तो आपसे पूछा जाए शारीरिक और वृद्धि मतलब क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है।
ठीक है, लंबाई बढ़ेगी, आप ऐसा बोलोगे। पर क्या होता है, ये मुख्य रूप से क्या सिर्फ मोटा होना है, तगड़ा होना है, कोई रोग नहीं। इसका क्या आंसर होगा, बाह्य और आंतरिक विकास होना। ठीक है, जब ग्रोथ होती है, जब बच्चे का विकास होता है, बच्चा बढ़ता है, ठीक है, तो जितना उसकी एज होती है धीरे धीरे उसका शरीर भी बढ़ता है, उसका मानसिक विकास भी होता है। ये आंतरिक और बाह्य रूप से आपको शारीरिक विकास देखने को मिल जाता है, और आंतरिक क्या होता है, तो उसका मस्तिष्क मानसिक विकास कैसा है वो देखने को मिलता है, मतलब दोनों विकास होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बच्चों का सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है, बच्चों का समाज में विकास, बच्चों का अपने समूह में ठीक प्रकार से समायोजन, अच्छा समाज होना, समाज में अच्छे अच्छे कार्य करना। बच्चों के सामाजिक विकास की बात की गई है। अगर किसी बच्चे में सामाजिक विकास होता है तो बच्चा क्या करता है, समाज में समायोजन करने के लिए लायक बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, अपने समूह में ठीक प्रकार से समायोजन कर लेता है। अगर देखिएगा कोई ऐसा बच्चा जो घर से बाहर नहीं निकलता, एकदम अपने आप में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो समाज से या लोगों से बात करने में डरते हैं। ठीक है, वो समाज में आना नहीं चाहते। तो इसमें क्या होगा, अगर सामाजिक विकास है तो बच्चा क्या करेगा, अपने समूह में ठीक प्रकार से समायोजन स्थापित कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन ऐसा है जो मानव विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बुद्धि, कौशल, रोग, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो मानव विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्या है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, बच्चा किस वंश का है, बच्चा किस वातावरण में रहता है, उस आधार पर उसके विकास प्रभावित होता है। ठीक है, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, बच्चा एक अच्छी लाइफ बनाता है, आगे फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता है। वो उसका वंश क्रम, मान लीजिए बच्चे के वंश में ऐसा है कि सभी लोग अच्छे एजुकेटेड हैं, एकदम पढ़ने लिखने से हैं, तो बच्चा क्या करेगा, वो भी तो इंटेलिजेंट होगा, पढ़ेगा। ऐसी फैमिली से है बच्चा, उसके वंश में किसी ने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या होगा बच्चे का, कि बच्चा वहाँ पे उसके वंश का कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा उसके विकास के लिए प्रभावित करने वाला अगर कारक है तो क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इनमें से पूछा गया कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादक स्किनर है, रॉस है, थॉर्नडाइक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। ठीक है, स्किनर जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये बोला कि वंशानुक्रम एवं वातावरण आपस में क्या है, अंतःक्रिया का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपके स्किनर ने दिया था। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है ये हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इससे संबंधित और वीडियोस चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको वीडियोस और चाहिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।